इसको क्या हो गया है? ठीक। Contextualizing the nature of the relationship between United States and Pakistan। आज एक ही ये टॉपिक होगा जी। आज मेरा पहला दिन है विदाउट, वो क्या कहते हैं उसको, वीट। सारा दिन विदाउट वीट का आज मेरा पहला दिन है। वो डॉक्टर ने कहा जी गंदम खाना छोड़ दें, रोटी वगैरह। तो लेक्चर तो मैं यानी कि लिए हैं मैंने, अभी भी आप लोगों का भी हूं मैं, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ नहीं सका आज। एक ही टॉपिक देखा है तो ज्यादा मैं पढ़ नहीं सका आज। यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के रिलेशंस पे हमें एकेडेमिया में दो तरह के ओपिनियंस मिलते हैं जो कि इनकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। एक है जी कि इनका रिलेशन कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट पे मबनी है जी। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। एक तो ये थ्योरी हमें एकेडेमिया में मिलती है कि ओवरऑल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी एंड कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट पे भी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर्स नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये स्ट्रेटेजिक अलाय ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ये वर्ड यूज करते रहे हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रेटेजिक अलाय भी नहीं है। इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस नीड बेस्ड रिलेशंस हैं जी, दोनों कंट्रीज के। ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें थोड़ा सा हिस्टोरिसाइज होना पड़ेगा। 1950 से 1962 तक इनके इंटरेस्ट में हमें कन्वर्जेंस मिलती है। उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो कोल्ड वॉर है, अमेरिका की पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ कम्युनिज्म है। सही है जी, एक बड़ा बुनियादी फैक्टर नजर आता है। और पाकिस्तान की नीड टू engage a major power in South Asia so that पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी विज़ावे इंडिया उसको इम्प्रूव कर सके। इस फेज में ये आपस में अलायंसेस में भी मल्टीलैटरल अलायंसेस लाइक सीटो, लाइक एंड इन 49 में जिसका रेवोल्यूशन आया था उसको नो डाउट पाकिस्तान ने एज अ स्टेट तो एक्सेप्ट कर लिया था,
लेकिन यूएन की जो सीट थी वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी के 49 से पहले वाले जो रूलर थे ना जी, वो एग्जाइल कर गए थे ताइवान, और ताइवान में बैठ के वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम पे यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली की सीट्स। तो ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये यूएन के फोरम पर अपना केस इसने 2 दफा रखा 1950s में, और दोनों दफा पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट वोट किया। अमेरिकन इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है। तो इस फेज में हमें विजिबली एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। 19 सॉरी 1950 1960 तक एक कन्वर्जेंस इंटरेस्ट में। नीड बेस्ड रिलेशन, उनको कोल्ड वॉर में अलाई की जरूरत थी, हमें अपने सिक्योरिटी और बाकी फ्रेमवर्क की जरूरत थी। फिर 1960 से ऑनवर्ड्स 1970 या 83 तक आप कर लें, 79 कर लें, क्योंकि 79 से कन्वर्जेंस इनडायरेक्टली बननी शुरू हो गई थी, 83 से डायरेक्ट कन्वर्जेंस होनी शुरू हो गई थी। इस फेज में हमें डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नजर आती है दोनों के रिलेशंस में। बुनियादी वजह, बड़ा फैक्टर 1960 का U2 इंसिडेंट है जी। इस U2 इंसिडेंट पेशावर की बेस से, बड़ा बेर से एक U2 प्लेन उड़ा, स्पाई प्लेन अमेरिका का, और रशिया की टेरिटरी में रशियन ने उस, और वो सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान पे आया, और अमेरिकन ने पाकिस्तान को इस मौके पर सपोर्ट नहीं किया। अमेरिकन 1960 उनका इलेक्शन का ईयर था, तो वो खामोश ही रहे इस पे। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से इस फेज में हम पाकिस्तान देखते हैं कि इस फेज में पाकिस्तान ने चाइना के साथ, इवन रशिया के साथ अपने बायलैटरल टॉक्स बढ़ाने शुरू किए। यही वजह है कि 1965 में भी, फिर 71 में भी यूएस ने हमें सपोर्ट नहीं किया, डिस्पाइट बीइंग एन अलाई इन कोल्ड वॉर। यही वजह है कि 1966 में भी हम ताशकंद में रशिया की सुपरविजन में हमने इंडिया के साथ सुलहनामा किया। सही है। इस डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट में रहते हुए 19 लेट 60s में पाकिस्तान ने चाइना और यूएस के दरमियान एक फैसिलिटेटर का रोल तो प्ले किया, लेकिन कोई इंटरेस्ट कन्वर्जेंस नहीं नजर आती। यही वजह है कि 1970s में पाकिस्तान ने सेंटो भी छोड़ दी, पाकिस्तान ने सीटो भी छोड़ दी। यही वजह है कि 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान ने 1975 में अनाउंस कर दिया कि हम भी बम बनाएंगे, तो साथ ही ग्रीन अमेंडमेंट आ गई। ग्रीन अमेंडमेंट के जरिए जनाब कि हम तो सैंक्शंस लगाएंगे अगर किसी ने इस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपने वो इस्तेमाल किए न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। सो विजिबल तौर पर इस फेज में हमें कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट दोनों स्टेट्स के दरमियान देखने को मिलते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि वो थोड़ा सा हिस्टोरिसाइज उनको करना पड़ता है। अगले फेज में आ जाए, 1979 से 1988 ये फिर कन्वर्जेंस हमें नजर आती है। इसका फैक्टर क्या है? अफगान वॉर
सोवियत्स की, यूएसएसआर की, अफगान वॉर, उसमें पाकिस्तान ने फिर एक प्रॉक्सी क्लाइंट का रोल प्ले किया। इट इज क्वाइट इजी, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। चलो यूएस का तो समझ आती है कि उसने यूएसएसआर को इंगेज करना था, डिफीट करना था अफगानिस्तान में। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट ये था कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर की अगर प्रेजेंस कंसोलिडेट हो गई तो पाकिस्तान तो एक पॉलिटिकल सैंडविच बन जाएगा जी, बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर। इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस है, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशंस या कोई इस तरह का। कैमरा बंद कर लिया करें यार प्लीज, आपको बार बार कहना पड़ता है। मंगी साहब कैमरा, अब्दुल हसीब साहब कैमरा बंद करें यार, ये क्या। फिर इसी तरह नेक्स्ट फेज 1988 से 2001, इसमें अगेन डाइवर्जेंस है। इस डाइवर्जेंस का सबसे बड़ा फैक्टर जहां से शुरू होता है वो फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान को लेके यूएस ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया क्योंकि उसकी तो जॉब डन हो गई, डिफीट कर दिया यूएसएसआर को। पाकिस्तान का कंसर्न था कि अमेरिकन को मीनिंगफुल रोल प्ले करना चाहिए। सो ये जो डाइवर्जेंस है ओवर फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान इतना संगीन गया कि हमें इनके दरमियान पूरे 1990s के फेज में फर्दर फिर हमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में वो 1990s में ही हुए जी। हमारे पे 1990 में ही केम इनटू फोर्स हुई प्रेसलर्स अमेंडमेंट, F-16 प्लेन्स जो हैं उनकी हमें डिलीवरी नहीं दी गई, नॉट डिलीवर्ड। 1995-96 में सीटीबीटी के लिए प्रेशर एक्सर्ट किया गया। 1998 में इंडिया और पाकिस्तान की जब आप सैंक्शंस का कंपैरिजन करते हैं बाय यूएस तो पाकिस्तान पर सैंक्शन ज्यादा सवियर हैं। सही है जी, ये वाहिद दौर है पूरा 1990s का डेकेड के टोटल 150 मिलियन डॉलर्स की बस हमारी आपस की जो है वो है। अब किसी का कैमरा ऑन हुआ जी, मैं उसको वेटिंग में डाल दूंगा और वो बेचारा फिर क्लास लेता रहेगा। वसीम साहब, आप किसी का कैमरा ऑन हुआ मैं उसको वेटिंग में डाल दूंगा जी, ये डिस्टरबेंस हो रही है यार। स्टूडेंट्स का ये होता है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो इस फेज में विजिबली कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हमें नजर आते हैं, लेकिन अमेरिकन ने स्टिल इस फेज में मीनिंगफुल रोल प्ले किया 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे। और वो भी इसलिए नहीं किया क्योंकि यूएस का कोई इंटरेस्ट था, वो ओवरऑल साउथ एशियन रीजन को एक बड़ी वॉर से बचाने की बैक वक्त चाइना और बैक वक्त यूएस की एफर्ट्स हैं जी, दोनों की एफर्ट्स हैं बेसिकली, कि वो अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें बीइंग मेजर पावर्स। तो कोई इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं हुए। तो ये फेज विजिबल बड़ी एग्जांपल जनाब डाइवर्जेंस की। फिर इसके बाद अगला फेज जहां पे हमें कन्वर्जेंस नजर आती है वो 2001 से 2005 तक का फेज है। फैक्टर क्या है? 9/11, वॉर ऑन टेरर। इस फेज में हमने
लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी, और इवन 2004-5 में हमने मिलिट्री ऑपरेशंस भी अमेरिकन की मावनत के लिए अपने इलाकों में किए। इसी फेज में पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाय का स्टेटस दिया गया। बड़े कम कंट्रीज को दिया हुआ अमेरिकन ने, गूगल कर लीजिएगा। 2004 में बड़ी जी फ्रेंडशिप है पाकिस्तान की, लेकिन बेसिकली कन्वर्जेंस थी, कन्वर्जेंस थी इंटरेस्ट की। इस फेज में हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए तो ये कि वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लीडरशिप के लिए बड़ी है। लीडरशिप को लेजिटिमेसी मिल गई, मुशर्रफ को कंसोलिडेट कर लिया अपना रूल। सो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा ये एक लीडर के इंटरेस्ट ज्यादा कन्वर्ज हुए इस फेज में। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो 2005 से 2009 का फेज, 2008 का फेज है जी। इस फेज में हमें फिर डाइवर्जेंस नजर आती है। इस डाइवर्जेंस का फैक्टर है हाउ टू डील विद एक्सट्रीमिस्ट स्लैश टेररिस्ट एलिमेंट्स विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके को कैसे डील किया जाए। अमेरिका का मौकफ था कि यूज ऑफ फोर्स की जाए, मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाएं। पाकिस्तान का व्यू था कि हमने 2004 और 2005 में ऑपरेशंस करके देख लिए, पब्लिक भी हमारे अगेंस्ट हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 2005 से 2008 तक हमने सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स किए हैं जी विद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। सरारोगा एग्रीमेंट, मीरान शाह पीस एग्रीमेंट, सवात 1, सवात 2, खैबर एजेंसी पीस एग्रीमेंट। ये हमने मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट्स किए इस फेज में, जिससे अमेरिकन काफी नाराज हुए हमारे से। और इसी फेज में हम देखते हैं कि अमेरिकन ने फिर इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की ताकि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सके। इसी फेज में की है, चेक कर लीजिएगा। सो हमें एक दफा फिर डाइवर्जेंस नजर आती है। अगली फेज जो 2009 से 11 का है, इसमें अगेन कन्वर्जेंस नजर आती है। बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। पूरा रिलेशंस पास्ट के बाद के, अगर आपको सवाल आ जाए 9/11 के बाद के यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस, तब भी आप कह सकते हैं कि इन रिलेशंस में हमें कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ही नजर आती है। लेकिन पीछे से बात करने का मकसद ये है कि जरा थोड़ी सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो जाए। ये बात समझ आ रही है जी? अगर पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर 9/11, पाक यूएस रिलेशंस आफ्टर exit, US exit फ्रॉम अफगानिस्तान, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का, कि आप कह सकते हैं पहले भी यही चल रहे थे, बाद में भी यही चल रहे। सो ये कोई स्ट्रेटेजिक अलाय या लॉन्ग टर्म अलाय बादी नजर में नजर नहीं आते। ये बात समझ आती है जी? सही है जी। एक सी पैक कब पढ़ाएंगे? दिल्ली दिल में जवाब दे दिया और तुम्हें लगा दिया वेटिंग पे। चल अब मुझे कर।
ठीक हो गया। लो जी, देखते हैं हम। कन्वर्जेंस कैसे है जी? कन्वर्जेंस इस तरह है, आप देखो क्लास में आने के लिए अब नए नाम से आ रहा है शरीर। एंजॉय कर, अब बैठा रहा, सारा ना इस तरह की। मैं कोई ना वो नहीं हूँ, इखलाकी मेयार का उस्ताद नहीं हूँ। मैं बड़ा घटिया सा उस्ताद हूँ, और कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली काफी वीक आदमी हूँ मैं। So, मैं जिस अपने फ्रेमवर्क में चल रहा होता हूँ ना, उसमें जो थोड़ी सी भी इधर उधर की कोई बात हो जाए ना, तो मेरा, क्योंकि सारा मोमेंटम जो है मेरा खराब हो जाता है। पता नहीं आप लोग किस तरह के उस्तादों से पढ़ के आए हैं, तो मैं बीइंग उस्ताद, मेरा नखरा ही बहुत है। मेरे से जो है वो अ, अपने मोमेंटम में चल रहा हूँ, तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है मुकम्मल तौर पे ना। 2009 से 11 में कन्वर्जेंस नजर आती है दोबारा। कैसी कन्वर्जेंस है कि जनाब, यूएस जो उसकी विश थी, जो उसकी विल थी टू डू मोर, ये तो चल रही थी उसकी विश या विल। लेकिन इस फेज में हमने फिर मिलिट्री ऑपरेशन की है जी। समझ आ रही जी? इस फेज में हमने मिलिट्री ऑपरेशन ही की है। ये जितने बड़े ऑपरेशन हैं पाकिस्तान की तारीख के, राह निजात, राह रास्त, ये सारे बड़े ऑपरेशन इसी फेज के हैं जी। उन तमाम ग्रुप्स के साथ जिनके साथ हमने एग्रीमेंट्स किए थे, ये भी साथ बात है कि उन ग्रुप्स ने एग्रीमेंट्स की वायलेशन की, तो हमने सवात में भी ऑपरेशन किए, हमने वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन किए, दोनों, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। सो हमें एक कन्वर्जेंस नजर आती है इस फेज में। लेकिन फिर 2011 से 14 इसमें दोबारा डाइवर्जेंस नजर आती है। कैसे नजर आती है डाइवर्जेंस? इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एपिसोड्स ऑफ 2011 है जी। एक डेवलपमेंट नहीं, रेमंड डेविस का वाक़या जनवरी के महीने में हुआ, एबटाबाद का इंसिडेंट मई के महीने में हुआ, सलाला चेक पोस्ट पहली दफा, यानी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये डेवलपमेंट हुई जी, सलाला चेक पोस्ट की। मिस्टेकनली जो है वो टारगेट हो गए पाकिस्तानी जो चेक पोस्ट है। तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं ये जी मिस्टेकनली नहीं हुआ, ये तो जनाब प्री प्लान था टू सेंड अ मैसेज टू पाकिस्तान। नवंबर के महीने में हो गया, और उसके बाद फिर कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड टू मेमोगेट स्कैंडल दिसंबर के महीने में होगी। बलूचिस्तान के राइट्स के लिए बलोची पीपल इन ईरान एज वेल एज इन पाकिस्तान
इससे रिलेटेड यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रेजोल्यूशन आई तो नहीं, लेकिन रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड करने की बात शुरू हो गई, ये भी दिसंबर के महीने में। सो एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स एंड इवेंट्स हुए हैं 2011 में कि जिसने इनके दरमियान दोबारा से डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट डेवलप किया। यही वजह है कि पाकिस्तान का रिस्पांस फिर क्या आया, दो रिस्पांस आए। एक तो हमने नेटो सप्लाई लाइन हॉल्ट कर दी 2011 से 12 में, और दूसरी तरफ बोन समिट, नेटो का बोन समिट पर्टेनिंग टू द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने उसको बायकॉट कर दिया। तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका पाकिस्तान के बगैर उस टाइम। तो विजिबल हमें इस फ्रेमवर्क में नजर आता है कि ये डाइवर्जेंस चली। इसी डाइवर्जेंस ने कंपेल किया कि 2013-14 के साल में पाकिस्तान ने वंस अगेन डायलॉग विद तहरीक पाकिस्तान इसको इनिशिएट किया। सही है जी। नेक्स्ट फेज जो हमें दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में मिलता है वो फिर 2014 से 2020 तक का फेज मिलता है। 2014 से 20 ये इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये वाहिद फेज है कि जो बैक वक्त कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का फेज है, यानी हमें ये ओवरलैप होते नजर आते हैं, ओवरलैपिंग फेज है। इसी फेज की वजह से जो हमने शुरू में बात की थी ना जी, कि दो बड़े स्ट्रॉन्ग थेमेटिक फ्रेमवर्क्स पाक यूएस रिलेशंस की नेचर को, एक कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस और दूसरा अभी हमने बात करनी है। ये जो दूसरी हमने बात करनी है ना जी, इस ये थ्योरेटिकल आर्गुमेंट डेवलप ही इस फेज में हुआ है। जो सेकंड आप कह लें कि थेमेटिक आप कह लें कि कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड यूएस पाक रिलेशंस, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैक वाटर, वो इसी फेज में डेवलप हुआ, क्योंकि इस फेज में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ओवरलैप होती नजर आती। कन्वर्जेंस इस फेज में हमें पाकिस्तान की तरफ से होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से नजर आती है, जिनमें फिर ज़रब अज़ब एंड रद्दुल फसाद, जो बड़े दो ऑपरेशन। इन एडिशन टू दिस, खैबर में खास तौर पर तीरा की वादी में एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से, यानी ये मिलिट्री ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हमें कन्वर्जेंस नजर आती है, लेकिन साइमल्टेनियसली डाइवर्जेंस भी नजर आती है कि पाकिस्तान हमेशा ये हाई एक्सपेक्टेशन रखता रहा कि फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान पर जिस तरह माजी में यूएस ने गलती की है अब नहीं करेगा, तो फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान पे कोई भी सोल्यूशन उसमें पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। लेकिन दो डेवलपमेंट्स, एक 2014 की और दूसरी 2020 की, दोनों डेवलपमेंट्स में पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं रखा गया। बीएसए एंड सोफा दो बड़ी ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं 2014 में यूएस और अफगान गवर्नमेंट ने किए,
और नेटो एंड अफगान गवर्नमेंट ने किए। BSA ये, सोफा ये 2014। इन एग्रीमेंट्स के मुताबिक 2022 तक स्टे लिटिमाइज हो गया जी US और नेटो ट्रुप्स का। उस वक्त ये दो एग्रीमेंट्स, बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एंड स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट, और पाकिस्तान को इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पाकिस्तान ने इस पे अपने तहफुजात का भी इजहार किया। और दूसरा 2020 की जो US तालिबान डील है, इसमें भी ऑफिशियली पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। सो ये हमें डाइवर्जेंस के फ्रेमवर्क में मिलती है। के मीडिया में पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में इसको बड़ा किया गया, लेकिन एट द स्टेट लेवल पाकिस्तान ये फुली रियलाइज करता है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमें क्या लेना था, गप नहीं लिया जब डील हुई। सो किया जो 2014 से 21 में। और फिर रीसेंट डायनामिक्स, रीसेंट डायनामिक्स में दो फेजेस में इसको तकसीम किया जाता। और बाजी कैमरा बंद का है, किन्हों खाने आराम साहब कैमरा बंद कर लो। जी माजरत, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, काफी अरसे बाद हुआ। जब से ये नए वो सर्विस प्रोवाइडर का नेट लिया पहली दफा हुआ। हाँ जी। लो जी, तो रीसेंट डायनामिक्स में एक तरफ तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल, या आप कह लें इवॉल्विंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनेरियो इन पाकिस्तान, उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है। और दूसरी तरफ तो पॉलिटिकल एज वेल एज जियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑपरेटिव नजर आता है मोस्ट रिसेंट डायनामिक्स के कॉन्टेक्स्ट। पॉलिटिकल सिनेरियो इन पाकिस्तान वेयर used mechanism
vested interest and accused यूनाइटेड स्टेट्स के यूनाइटेड स्टेट्स ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमें रिप्लेस करवाया। सो ये एंटी अमेरिकनिज्म का सेंटिमेंट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी ने इसको यूज किया अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपनी पार्टी और लीडरशिप को पॉपुलर बनाने के लिए। अब ये हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, उसमें नहीं हम जा रहे, लेकिन पार्टी ने तो यूज किया कि जितना उसकी मकबूलियत का ग्राफ कम था वो दोबारा बढ़ गया। तो इसकी वजह से यूएस पाकिस्तान रिलेशंस वो वेट एंड वॉच का शिकार हो गए। यानी इरिटेंट नहीं आया, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर वो यूक्रेन वॉर का फैक्टर है जी। यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन की जो फर्स्ट स्ट्रेटजी थी, यानी फरवरी से लेके जुलाई अगस्त तक की जो स्ट्रेटजी थी अमेरिकन की, वो थी कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस, क्योंकि रशियन शिपिंग चार्जेस सब पे जो भी मंगवाता उसको पड़ते तो वो कोई ले ही ना, लेकिन रशियंस चीप रेट्स पर तेल बेचना शुरू कर। तो उसकी जो सेकंड हमें स्ट्रेटजी नजर आती है अमेरिकन की, कि हर वो कंट्री जो एक पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हो सकता है रशियंस के ऑयल का कंपेटिटर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेनेजुएला, इन द फॉर्म ऑफ ईरान, तो उनके साथ अपने रिलेशंस को रीडिफाइन करो। तो वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में तो पाकिस्तान पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन ईरान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए फिर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती। सो मोस्ट रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में ये दो नजर आते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं बड़े इजीली इस पहले फर्स्ट थीमेटिक फ्रेमवर्क के जरिए उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़े इजीली। सही है जी। यानी कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। लेकिन ये जो सेकंड थीमेटिक स्ट्रेटेजिक बैक वाटर, ये सिंस 2014 इसकी ये ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इसकी एप्लीकेशन ज्यादा बेहतरीन नजर आती है। स्ट्रेटेजिक बैक वाटर ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी तरह इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए, ह्यूमन राइट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। इसी तरह पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है, ओ सॉरी यूएस इंटरेस्टेड नहीं। यानी यूएस फॉरेन पॉलिसी के जो लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उन तमाम वैल्यूज के लिए वो किसी भी तरह पाकिस्तान में इनकी प्रमोशन के लिए तैयार, सिक्योरिटी के लिए नहीं तैयार। रादर वो पाकिस्तान को एज अ प्लेयर यूज करते हैं जी। जब भी जरूरत हो नीड बेस्ड कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस
रीडिफाइन नजर आ कि जहां पूरे कहीं कंटेंट में कंटेंट में कॉन्टेक्स्ट इन रेफ्यूजी के इन के टेक्निकल असिस्टेंस हमें होती नजर आती है 21st सेंचुरी। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान के साथ मेयरली एड, यूएस एड फैक्टर, उसी को डेवलप किया। बस पाकिस्तान को अगर कोई बिल भी दिया है, जिस तरह कैरी लोगर बिल हो गया या और भी जो सिस्टम है वो एड बेस्ड है, कोई फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है पाकिस्तान में, कोई प्रमोशन ऑफ बिजनेस का फ्रेमवर्क नहीं। सो पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिक बैक वाटर जो फिनोमेना, इसको इंडोर्स ही क्यों करता है जी? जरूरत क्या पाकिस्तान को? पाकिस्तान रिफ्यूज भी तो कर सकता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू फोल्ड आंसर है जी इसका। एक बुनियादी फैक्टर ये है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स अराउंड 5 बिलियन यूएस डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट्स ये यूएस जाती, किसी मुल्क में हमारी इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं जाती। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की यूएस मार्केट में जाती, अराउंड 5 बिलियन राउंड फिगर। सो हम अपने इतने बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जो है जी, उसके साथ उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकंड, जो 1950s और 1960s के एक्सपीरियंसेस हैं वो पाकिस्तान को विजिबली शो करते हैं कि किसी एक सिंगल पावर पर 100% डिपेंड करना ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा जी साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। सो हम रिफ्यूज करके किस कैंप में जाएंगे? जाहिर है चाइना कैंप में रहेंगे। सो ये एक्सपेक्ट ना करे पाकिस्तान कि अगर यूएस हमें एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर देखता है तो कल को चाइना भी हमें एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर नहीं डील करेगा। सो पाकिस्तान की ये ख्वाहिश रहती है कि मेजर पावर्स इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स साउथ एशिया में इंटैक्ट रहे, सो दैट कि पाकिस्तान इनके दरमियान फिर इंटरप्ले कर सके। सो इसलिए इस बैक वाटर फिनोमेना से खुद भी एग्जिट नहीं करना चाहते। सो ये जी एक टॉपिक बेसिकली कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप हम दोनों के साथ बताएंगे एग्जामिनर को कि भाई कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का भी थीमेटिक फ्रेम अप्लाई होता है इनके रिलेशंस की नेचर पे, और स्ट्रेटेजिक बैक वाटर का भी। लेकिन स्ट्रेटेजिक बैक वाटर एक लेटेस्ट तस्वर है। जितने भी बड़ी आपको किताबें मिलेंगी, हमारी आर्टिकल्स मिलेंगे, वो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पर ही चल रहे होते हैं। तो ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप का एक टॉपिक, अभी और भी करेंगे लेकिन आज मैंने एक ही तैयार किया था, मेरे पास ये दिल ही नहीं कर रहा था पढ़ने को। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।
ओके जी, टेक केयर। कल फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।